अब हम देखेंगे कि संस्कृत में ये अनुवाद कैसे करें। अनुवाद के नियम हमने सीखे थे, उसको ध्यान में रखते हुए जो चार्ट बनाया था, आपको बताया था कि कौन सी विभक्ति के साथ, कौन से पुरुष के साथ कौन सी क्रिया आएगी, तो क्रिया को भी उसी वचन और उसी पुरुष के साथ मैच करते हुए हम लगाएंगे। तो पहला शब्द है मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं है अहम। अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया जाएगी। जाता हूँ में भी गम धातु है, तो उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार का रूप हम लगा देंगे गच्छामि। अहम गच्छामि। अब बीच में जो आया ये कर्म हो गया, तो यहाँ पर मैं हट्टम या फिर आपणम गच्छामि में जाता हूँ, है ना। तुम कहाँ रहते हो, अब तुम के साथ तुम के अनुसार इसकी क्रिया आएगी। तुम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष की ही एक वचन की ही क्रिया आएगी। वस में नहीं होता रहना, तो त्वम वससी। वससी आएगा ना, क्योंकि टी तहा अंति सी था, तो सी जो है वो मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है। सी तो वस सी हो गया। त्वम वससी, और कुत्र लगा हुआ, इसको हम कह देंगे ये कहाँ का मतलब कुत्र हो गया, तो त्वम कुत्र वससी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका संस्कृत अनुवाद हो गया। अब हम सब खेलते हैं, हम सब को क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष का है, यानी मैं, हम दोनों, हम सब बहुवचन है, तो इसकी संस्कृत क्या होती है, वयम। और वयम क्योंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो खेलने की क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही रखेंगे हम। तो कैसे रखेंगे, खेलना यानी क्रीड हो गया, तो क्रीडा उत्तम पुरुष में क्या लाइन होती है, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः, तो बहुवचन क्रीडामः हो गया। तो वयम क्रीडामः, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें सिंपल हम सब खेलते हैं यही है। उसके बाद देखिए राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, तो राम में यानी एक वचन है, और पढ़ता है सिंपल, यानी कि जो भी नाम होते हैं ना उसको भी हम प्रथम पुरुष में काउंट करते हैं। जैसे सह, वह, वे दोनों, वे सब, इसको प्रथम पुरुष में रखते हैं। तो जितने नाम होते हैं उसको भी हम प्रथम पुरुष में ही रखते हैं। तो रामः, और प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए पठति, टी तहांति वाला टी आ गया, पठति, तो रामः पठति, ये इसका अनुवाद हो गया। अब तुम दोनों कहाँ जाते हो, तुम दोनों आ गया, तुम दोनों यानी कि युवाम हो गया, और युवाम जो है वह मध्यम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए मध्यम पुरुष के द्विवचन की ही क्रिया लगाएंगे। तो जाते हो यानी गम धातु लगेगी, गम के रूप गच्छ में चलते हैं, और मध्यम पुरुष में के द्विवचन में रूप होता है क्या, गच्छसि, गच्छथः, थः आ जाएगा, तो युवाम गच्छथः, और बीच में कहाँ लगा, इसकी संस्कृत होती है कुत्र, तो युवाम कुत्र गच्छथः, है ना। इसके बाद देखिए सीता पकाती है। पकाने की संस्कृत होती है पच, पच मैंने पकाना, पच धातु। अब सीता एक वचन है, स्त्रीलिंग है, यानी कि सीता भी एक नाम है, तो इसको भी हम प्रथम पुरुष एक वचन में लेंगे। तो सीता जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो वैसा का वैसे ही लगा, इसमें कोई हल या विसर्ग नहीं लगेगा। तो सीता और प्रथम पुरुष एक वचन है, तो पचति, सीता पचति, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी भी संज्ञा है ना, तो संज्ञा में भी ये भी एक नाम है, जातिवाचक नाम है, लेकिन नाम है, संज्ञा है, इसलिए इसको भी हम प्रथम पुरुष में रखेंगे, यानी विद्यार्थी ही, सिंपल विद्यार्थी और विसर्ग आ जाएगा, विद्यार्थी और पठति, क्योंकि प्रथम पुरुष के एक वचन में क्रिया लगती है, पठ धातु में पठति ना, तो विद्यार्थी ही पठति, इसका अनुवाद हो गया। अब आगे देखिए, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। अब ये आपने कई बार श्लोक भी अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाही मनोरथै, है ना, सुप्तस्य सिंहस्य मुख्य मृगा न प्रविशन्ति, तो इस तरह से श्लोक में से भी आ जाता है। तो परिश्रम से जो है वो तृतीय विभक्ति का सूचक है, यानी यहाँ पे से चिन्ह आ रहा है कि यानी परिश्रम के द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं। तो परिश्रम शब्द में हम तृतीय विभक्ति लगाकर लगा देंगे परिश्रमेण, और कार्य सिद्ध होते हैं क्योंकि बहुवचन है, तो कार्याणि, और सिद्ध होते हैं सिद्ध्यन्ति, तो परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ये इसका अनुवाद हो गया।
मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब यहाँ पर क्रिकेट के लिए हम जो प्रसिद्ध शब्द हो जाते हैं, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसको हम जैसे हिंदी में भी हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, तो संस्कृत में भी इसमें आप विभक्ति लगाकर एज इट इज़ कर सकते हैं। मैं अहम क्रिकेटम क्रीडामी, अहम क्रिकेटम क्रीडामी ऐसे भी लगा सकते हो। वह विद्यालय जाता है, तो वह एक वचन है यानी सह विद्यालयम, क्योंकि जाने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगती है। वैसे भी हम कहें कि वह विद्यालय जाता है यानी विद्यालय की ओर जाता है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, वह सह विद्यालयम गच्छति। इस तरह से हमने संस्कृत में अनुवाद कर लिए है ना। अब आगे का नेक्स्ट एक और प्रश्न है जिसमें संधि करना बताया हुआ है। हमने आपको क्लास में बताया था कि जहाँ पर पूर्व पद में अगर ई आया है, ई के बाद ई को छोड़कर कोई और स्वर आया है, तब ई का य हो जाता है ना, य हो जाता है। तो इसका मतलब ये शब्द, ये जो दूसरा उसके बाद जो उत्तर पद में जो भी स्वर होता है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाता है। तो नदी में से ई निकाला, उसका य बना, य में अ मिलाया तो य पूरा हो गया, यानी द आधा रह गया, तो नद्यत्र ये शब्द बना, नद्यत्र, द आधा हो गया। लघु इदम है, तो ऊ का जब पूर्व पद में ऊ होता है, उसके बाद ऊ को छोड़कर कोई और स्वर आए, तब ऊ का व हो जाता है ना। यहाँ भी यण संधि है, ऐसे में यण संधि होती है। नदीयत्र में भी यण संधि, यहाँ भी यण संधि है, तो ऊ का व हो गया। व में ई मिला तो ई मात्रा बनकर, छोटी ई है तो छोटी ई इसमें बन लग गई, तो लघ घ जो है आधा हो गया, लघ विदम ये शब्द बना, लघ विदम। ऐसी वधु आगच्छत है, इस बड़े ऊ का चाहे ऊ दीर्घ हो या फिर ह्रस्व हो, ऐसी ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन ई के बाद कोई और स्वर है तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है। ये नियम है यण संधि का। तो यहाँ पर भले ही बड़ा ऊ आया है, लेकिन ऊ है इसलिए इस ऊ का व बन गया, तो वधवा गच्छत ये शब्द बन गया। वधवा, ये जो आ है वो इसमें मात्रा बनकर लग गया, तो ऊ का व बना, व में आ की मात्रा लगी तो वा हो गया, आधा ध हो गया, वधवा गच्छत। इस तरह से शब्द बना। ऐसी मात्रा आ गया जब यण संधि में अगर पूर्व पद में री आया है ऋषि वाला, उसके बाद कोई और स्वर है, तो इस र का भी, इस री का र हो जाता है। र में आ मिला तो रा, आ बड़ा आ रा बन गया, ता जो था वो आधा बन गया, तो त्रा, मात्राज्ञा। इस तरह से शब्द बन जाएगा, मात्राज्ञा। यदि अपि, यहाँ भी ई आया है, इधर दूसरा स्वर है, कोई और स्वर है, तो इस ई का य बन गया, तो शब्द बना यद्यपि, है ना। यद्यपि ई का य बना, य में ये वाला आ मिल गया तो य पूरा हो गया और द आधा रह गया, तो यद्यपि ये शब्द बना। देवी उवाच, यहाँ भी ई है तो ई का य बन गया, तो देव्युवाच, जो ऊ था वो य में मात्रा बनकर लग गया, छोटा ऊ, तो देव्युवाच ये शब्द बना। ऐसे सु आगतम है, यहाँ पर ऊ आया है तो इसका मतलब ऊ का व बना, तो ऊ का जब व बना तो व में ये वाला आ मिला तो वा पूरा दीर्घ हो गया ना, दीर्घ मात्रा लगी, और स आधा रह गया, तो स्वागतम ये शब्द बना, स्वागतम। ऐसे ही एक है, यहाँ भी ई आया, ई का य बना, है ना, य बना, य में ए की मात्रा मिल गई तो ये बन गया, और ह आधा रह गया, तो ये कह ये शब्द बना। तो इस तरह से हमने संधियों को भी ये सॉल्व कर लिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना। ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको ये समझाए हुई बातें अच्छे से समझ आ रही हैं, तो इसको फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर ज़रूर जाएं, ताकि और ऑल को टच करें ताकि सारी वीडियोस आप तक भी सबसे पहले पहुंचे, आप भी उनका लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे।